आपके दिल का हाल कैसा है? हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल दिल बड़ा बेईमान हो गया है। उम्र नहीं देख रहा, वक्त नहीं बता रहा, हाल नहीं बता रहा। एक पल आपके साथ है, धड़कनें सामान्य गति से चल रही है, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ बिखर जाता है। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग एंड द पर्सन इज नो मोर। मेडिकल टर्म्स में इसको ज्यादातर मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। आइए आज आपके दिल की बात ही सुनते हैं और आपकी दिल की आवाज डॉक्टर तक पहुंचाते हैं और डॉक्टर से ही पूछते हैं कि आजकल इतने कार्डियक अरेस्ट आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। हमारे साथ इस पॉडकास्ट सीरीज में मौजूद हैं हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स के डॉक्टर राजीव नारंग। डॉक्टर नमस्कार। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आखिरकार बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक क्लासिकल जो होता है वो हार्ट के नसों में जो आर्टरी नसें ब्लड ले आती हैं हार्ट के मसल को ही, उसमें ब्लॉक आ जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट का मसल डेड होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़ोर से छाती में दर्द होता है और उस कंडीशन में कई बार अचानक मौत भी हो सकती है। तो ये तो दिस इज़ द क्लासिकल हार्ट अटैक। जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें बेसिकली कि हार्ट जो है, नॉर्मली हार्ट आपको सबको पता है कि रेगुलर चलता रहता है और ब्लड पंप करता रहता है, लेकिन जब हार्ट रुक जाता है, नहीं धड़क रहा होता है, या फिर ज़्यादा कॉमनली होता है कि वो बहुत इरेगुलर और बहुत फास्ट धड़क रहा होता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस इफेक्टिव नहीं होती है, वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन को इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ब्लड जो है बॉडी में जाना बंद हो जाता है, ब्लड जो है स्पेशली ब्रेन में जाना बंद हो जाता है, और ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जब वो ब्लड नहीं जाता है तो मरीज़ को बेहोशी आनी शुरू हो जाती है और मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये मेन फ़र्क है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और भारत में ये लगातार घातक बनती जा रही है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की बीमारी। ऐसे में आज भारत का हर एक देश का निवासी ये पूछना चाह रहा है कि कोविड के बाद जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है, उसके बाद सरकार ने तो ये कहा है कि कोविशील्ड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों इतने कार्डियक अरेस्ट के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद कुछ चीज़ें बहुत चेंज भी हुई हैं। जैसे कि कैमरा फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स का अब हर एक के पास कैमरा है, हर इवेंट कैमरे में कैप्चर हो रहा है। स्ट्रीट्स में कैमरा लगे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो इन सब का चलनी बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से हार्ट अटैक के या सडन एपिसोड्स के मामले पिकअप भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल इतने चल रहे हैं, हल्की सी न्यूज़ होती है वायरल हो जाती है और सबको पता लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि शाम को टीवी देखेंगे तभी पता लगेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है पहले भी होते हों, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये भी है कि हो सकता है सच में मामले बड़े हों। जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ का इन्फॉर्मेशन है, उनका डेटा है कि भाई मामले कुछ थोड़े से बड़े हैं। तो ये हो सकता है कि मामले थोड़े बड़े हों, और बड़े हैं नहीं बड़े हैं थोड़ा सा इसके में डाउट है। और ये भी डाउट है कि किस वजह से बढ़े हैं, ये क्लियर नहीं है किस वजह से बढ़े हैं। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि भी कोविड के बाद बढ़े हैं, कोविड की वजह से बढ़े हैं, या कोविड वैक्सीन्स इसका कोई रिलेशन है, तो ये नहीं कह सकते। लेकिन मामला बात ये ठीक है कि मामले कोविड हार्ट अटैक के, सडन कार्डियक अरेस्ट के सामने आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट कारण हैं। तो इसके लिए करना चाहिए, इसके लिए तो मेन इशू हमें फोकस ये करना चाहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। तो वो सबको उसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि हार्ट अटैक के केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लंबे घंटों तक बैठने वाला काम किया जा रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, खान पान अच्छा नहीं है, पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक इंसान फिजिकली फिट है, उसको कोई बीपी की दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं है, क्या तब भी उसको हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी बीमारी का रिस्क है?
तो ये अच्छा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिगरेट पीते रहते हैं, उनको नहीं होता हार्ट अटैक। तो इसमें मेडिकल साइंस के अंदर एक बात समझने वाली होती है कि कोई भी चीज़, बिल्कुल बहुत कम चीज़ें हैं जो कि 1 to 1 डायरेक्ट रिलेशन है। ये बेसिकली रिस्क की बात है कि किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक का कितना खतरा है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग है, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ, उन वजह से रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन ये 0% या 100% नहीं होता है। रिस्क को कम करने वाली बात होती है। आप पूरा कोशिश कर लें फिर भी रिस्क 0% नहीं होता, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। क्योंकि ये खासकर विद एजिंग, ज़्यादा से एज होती है उसमें कई बारी हार्ट की नसों में फ़र्क आता है, तो उस वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी 4 इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जैसे है स्मोकिंग सबसे पहला, फिर डायबिटीज़, फिर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और चौथा है हाई ब्लड प्रेशर। ये 4 कारण प्रूवन हैं जो कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं और इवन ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। पेरिफेरल आर्टरीज़ में डिजीज़ होती है, जैसे कि लेग गैंग्रीन वगैरह होती है, उनका खतरा बढ़ाते हैं। तो इन चारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए और ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए और ज़्यादा हो तो उसके लिए दवाई लेकर कंट्रोल रखना चाहिए, और इसी तरह डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। और 4 और भी फैक्टर हैं जो कि इनसे रिलेटेड भी हैं, थोड़े अलग भी हैं। वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो वज़न का ज़्यादा होना, खासकर ओवर द एब्डोमेन वज़न का ज़्यादा होना, उससे रिस्क बढ़ता है। फिर है लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, जिनका सारे दिन का काम सेडेंटरी होता है, बैठे बैठे ऑफिस में काम करना होता है, जिनका मैनुअल काम नहीं होता, चलने फिरने का काम नहीं होता है, तो उनमें रिस्क बढ़ता है। तो फिर है लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट। ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि जिन लोग जो है फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, उनको हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। और चौथा एक बहुत बड़ा कारण है, वो है साइको सोशल स्ट्रेस, कि जो दिमागी स्ट्रेस है उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। तो इस वजह से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 0% नहीं हो पाता है, फिर भी किसी किसी को हो जाता है, लेकिन रिस्क डेफिनेटली इन चीज़ों से कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बात करी स्मोकिंग की। एक नई स्टडी रिवील कर रही है कि द लॉन्गर आवर्स यू आर सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, यानी कि जितनी सिगरेट आप दिन में पीते हैं और जितने लंबे घंटे आप बैठते हैं, उससे आपका हार्ट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बात खासकर तब आई जैसे आई है जिन सोसाइटीज़ में लोग अवेयर हैं, तो उन्होंने अब स्मोकिंग कम कर दी है, स्मोकिंग बंद कर दी है। तो उनमें बाकी फैक्टर जो हैं उनका रोल बढ़ गया है। तो जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल खासकर है कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग, जैसे मैंने बताया, जिन सारे दिन ऑफिस में काम करना होता है, सारे दिन बैठे रहना होता है, तो वो फिर नया स्लोगन ये है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है अब। तो अब जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इसलिए ऐसा करना है मतलब कि जैसे ज़्यादा लंबे बैठना होता है तो हर आधे घंटे 1 घंटे बाद थोड़ा उठ के घूम लिए। फिर ऐसा भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि थोड़े से हाई टेबल रखवा ली हैं ऑफिस के अंदर, तो उसमें खड़े होकर ही काम कर सकते हैं आप। थोड़े टाइम तक खड़े होकर काम कर लीजिए। अगर फाइलें देखनी है तो खड़े होकर देख लीजिए। थोड़ा बीच में हर आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद थोड़ा सा टहल आए, बाहर जा कर के थोड़ा सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ाए, तो उससे ये फैक्टर जो है कंट्रोल में लाया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले देखा जाए तो स्टडीज़ क्या कह रही हैं, शोध क्या कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले क्या पुरुषों में या फिर महिलाओं में हार्ट रिस्क ज़्यादा होते हैं? तो इसमें थोड़े हार्ट डिजीज़ जो होती है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो मेन में ज़्यादा होती हैं, कुछ जो होती है वीमेन में ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से खासकर जो क्लासिकल हार्ट अटैक है, तो क्लासिकल हार्ट अटैक है वो विमेन में थोड़ा कम होता है, स्पेशली टिल मेनोपॉज के बाद विमेन का भी रिस्क थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, और बाई 70 या 75 ईयर तो उसके बाद दोनों का रिस्क ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो ऐसी बात है। तो लेकिन उसमें है कि जैसे हमारी ओपीडी भी है, तो उसमें पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, सभी को हार्ट डिजीज़ जो है सभी को हो सकती है। और इसमें जैसे हार्ट के कुछ वेल डिजीज़ होती हैं, तो कुछ वेल की डिजीज़ मेन में ज़्यादा होती हैं, कुछ वेल की डिजीज़ वेमेन में ज़्यादा होती हैं। तो फ़र्क है, लेकिन थोड़ा हल्का ही फ़र्क है। तो दोनों को ही इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
इसके साथ साथ बच्चों में भी इस समय देख रहे हैं कि हार्ट डिजीजेस ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कई वायरल वीडियोस भी हमको देखने को मिलते हैं। स्कूल में एक बच्ची स्पीच देते देते गिर गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे में हम राइट। देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां बच्चों में हैं जो जन्मजात से हैं। उनको कैसे पकड़ा जाता है जा सकता है जन्म से पहले, और बच्चों में हार्ट डिजीजेस का खतरा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है? तो बच्चों में जो हार्ट की कंडीशन होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। एक तो उनको पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हार्ट ठीक तरह से बना नहीं होता है, तो उसमें या तो हार्ट के दो चैम्बर्स में होल होता है या फिर नस टुकड़ी हुई होती है। तो इस वजह से कुछ बेबीज़ में ब्लड जो होता है विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जो होता है बॉडी में पहुंच जाता है, तो बेबी ब्लू हो जाते हैं, तो ब्लू बेबी साइनोसिस कहते हैं उसको। तो इस तरह के। और दूसरा है कि कुछ रिदम प्रॉब्लम की होती हैं जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं, उसमें हार्ट नॉर्मली जो नॉर्मल रेगुलर गति से चलता रहता है उसमें कभी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। उसकी वजह से हार्ट की गति इरेगुलर हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे को सडन अरेस्ट हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ये जो सडन कार्डियक डेथ है ये क्लासिकल हार्ट अटैक या मसल के नेक्रोसिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से नहीं है, ये रिदम प्रॉब्लम की वजह से है। ऑल्दो ऑब्वियसली अरेस्ट हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, तो अंजाम तो ख़राब ही हुआ फाइनली, लेकिन उसका मैकेनिज़्म अलग है दोनों का। तो इस तरह बच्चों की जो कंडीशंस होती हैं उनमें मैकेनिज़्म थोड़े डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसेस्ड फूड्स कितना बड़ा कारण है आज दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने का? सो प्रोसेस फूड एक बड़ा कारण है एक्चुअली। तो इसमें खासकर जैसे है कि फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होना, शुगर की मात्रा ज़्यादा होना, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होना, तो इन सब से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। शुगर से जैसे डायबिटीज़ बढ़ता है, शुगर से मोटापा आता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे फिर रिस्क बढ़ता है। और इसके अंदर फिर जब फ़ैट ज़्यादा हो उससे ही मोटापा बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। फिर इसमें कई बार जो एडिटिव्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो उनका कई बार रोल होता है। तो जितना प्रोसेस फूड कम खाया जाए उतना अच्छा रहता है। नेचुरल फूड, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए उनको। घर में अगर आराम से कुक करके विदाउट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह खाएं तो वो सबसे अच्छा बात है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी दिखाया जा रहा है कि हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इसके केसेस भी लगातार भारत में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 7 करोड़ भारतीय जो हैं उनकी दिल की जो नसें हैं वो मोटी हो रही हैं। कितना घातक ये है? तो ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो है इसमें दिल की नसें नहीं, हार्ट का मसल थोड़ा मोटा होता है। जैसे हार्ट का नॉर्मल मसल है लेकिन उसका पार्ट ऑफ द मसल या पूरे चैम्बर का मसल जो होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम आती हैं। एक तो हार्ट के रास्ते में रुकावट, ब्लड फ्लो के रास्ते में रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। दूसरा ये होता है उसमें कई बार हार्ट के रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की गति इरेगुलर हो सकती है, उससे सडन डेथ हो सकती है। तो ये अब इन चीज़ों की जितनी अवेयरनेस हो रही है उसकी वजह से भी पिकअप रेट थोड़ा बढ़ा है। और इसमें जनरली कई बार ये केसेस फैमिलियल भी होते हैं कि एक ही फैमिली में हम देखते हैं कि 2-3 लोगों को, बच्चों को हो गया, पेरेंट को था, बच्चे को भी हो गया। तो इस तरह से तो ये जो कंडीशन है, और इसके लिए भी अगर पिकअप हो तो इसका भी इलाज कराना चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों से सडन अरेस्ट होने का रिस्क कम हो जाता है, उससे कंट्रोल में आ जाता है। और फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन रहे और बच्चे को दिक्कत रहे तो उसके लिए ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें हार्ट का मसल पार्टली हटा दिया जाता है ताकि रास्ता खुल जाए। फिर कई बार बिना ऑपरेशन करे भी हार्ट की नस में जाके वहाँ पे थोड़ा सा एक मेडिसिन देते हैं ताकि वो हार्ट का मसल वहाँ नेक्रोज हो जाए, इससे थिकनेस उसकी कम हो जाए और रास्ता खुल जाए। तो इसके कई तरीके हैं इसके इलाज के लिए, तो वो करवा लेने चाहिए। और फैमिली के बाकी मेंबर्स का भी स्क्रीनिंग होना चाहिए इस केस में। डॉक्टर साहब, आपने बात करी लाइफस्टाइल की भी। लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए और ऐसे में सब जागरूक हो रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि आज ब्रिस्क वॉकिंग करें तो अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। स्मार्ट वॉचेस पहनी जा रही है, स्मार्ट वॉचेस में होता है ब्लूटूथ। क्या ये ब्लूटूथ आपकी हार्ट की नस तक पहुँचता है और क्या ये भी दिल के खतरे बढ़ा सकता है? तो ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये तो बेसिकली स्मार्ट वॉच को आपके मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए होती है। तो इसकी जो जनरली वेव्स जो होती हैं दे आर थॉट टू बी सेफ़। तो इसमें इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ब्लूटूथ जो है वो हार्ट का डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ाता है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसा कोई रिस्क माना नहीं गया, लेकिन पहले स्टडी करा गया है, इसकी बात शुरू में आई थी, इसका भी, वाईफाई का भी, लेकिन इनका कोई और मोबाइल फ़ोन की वेव्स का भी तो काफ़ी स्टडी हुई, लेकिन कोई डेफिनेट इसका प्रूफ एडवर्स इफेक्ट का नहीं आया गया है।
तो बाकी जो ये डिवाइसेस हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच है, उसके अंदर आपका हार्ट रेट वगैरह आता है, आपकी एक्टिविटी आती है, और आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपकी एक्टिविटी आती है। आजकल सिंपल ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपके स्मार्टफोन में आप डाउनलोड करके कर लें तो आप पता लगता है कि आप दिन में कितना चले हैं, कितनी कैलोरी खर्च करी है आपने, आप कितने किलोमीटर चले हैं। तो वो वैसे एक अच्छी ही चीज़ है, उससे आपको यू कैन मॉनिटर योर एक्टिविटीज़ कि आप जैसे कहते हैं कि 7,000 स्टेप 10,000 स्टेप चलने चाहिए, तो उससे लोग इनकरेज होते हैं कि देखो मैं आज 5,000 चला, कल मैं थोड़ा सा और चल लूँगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी है, ऐसी इसमें कोई ख़राब बात नहीं लगती है। इसके साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि आजकल दिल की बीमारियों को रोकने के लिए टेस्ट भी बहुत इजी हो गए हैं और उसमें एआई का सहारा भी लिया जा रहा है, और ऐसी तकनीक आ रही है जहाँ अगर आपको दिल की बीमारी है वो पहले से ही उसको जानने के लिए वो टेस्ट कराए जा रहे हैं और कुछ बेहद ही कम सेकंड्स में आप ये जान सकते हैं कि आपको दिल की बीमारी है या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ये अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है और बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि हार्ट डिज़ीज़ के लिए हम कराते हैं। सिंपल शुरू में ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में बहुत ही वैरायटी के टेस्ट हैं जिससे पता लग जाता है कि हार्ट डिज़ीज़ है तो नहीं या रिस्क तो नहीं है उसका। ईसीजी पुराना टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्टिंग है, फिर एक स्ट्रेस माइकल परफ्यूजन है, माइकल परफ्यूजन इमेजिंग, पहले थैलियम टेस्ट कहते थे उसको, अभी आजकल दूसरे केमिकल यूज़ होते हैं, तो वो टेस्ट हैं। फिर एक होल्टर टेस्ट है जो कि 24 घंटे का ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकता है, तो हम 24 घंटे की रिदम पता लग जाती है। आजकल वो लंबे भी कर सकते हैं, उसमें पैच लगा देते हैं जो 7 दिन तक, इवन 14 डेज़ तक उसका हार्ट की रिदम को मॉनिटर कर सकते हैं फ्रॉम ए मोबाइल, फ्रॉम ए डिस्टेंस। फिर कई बार लूप रिकॉर्डर होते हैं, वो स्किन के नीचे लगा देते हैं तो हार्ट की रिदम 3-4 महीने तक मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिर सीटी स्कैन है, सीटी एंजियो से बिना एंजियोग्राफी करे, बिना बॉडी में ट्यूब डाले हार्ट की नसों को देख सकते हैं। एमआरआई है, एमआरआई से हार्ट के मसल का खासकर पता लग जाता है। तो बहुत सारी टेस्ट हैं अवेलेबल हैं। और अब एआई का भी रोल आ गया, जैसे कि एआई हर चीज़ में, हर एरिया में यूज़ हो रहा है, वैसे हार्ट की डिज़ीज़ में भी यूज़ हो रहा है। और एआई का मेन एडवांटेज ये है कि हमें आपके पास एक साइड पर डेटा हो, क्लिनिकल डेटा हो, टेस्ट का डेटा हो, दूसरी साइड पर डायग्नोसिस हो, तो वो उससे ट्रेन हो जाता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पर्टिकुलर आपको क्या लिंक करना है। तो इस वजह से तो एआई इसकी बहुत पोटेंशियल है और धीरे धीरे वो आ रहा है इसके अंदर। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, कहते हैं कि दिल की बात सुना करिए, लेकिन कभी कभी दिल आपकी बात नहीं सुनता, दिल टूट जाता है, तो क्या ये भी दिल की बीमारियों का कारण हो सकता है? सुना है एक नई टर्मिनोलॉजी है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये क्या है डॉक्टर साहब? राइट। तो ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो होता है वो एक तरह की हार्ट कंडीशन है जो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं। जबकि किसी को मान लो सीवियर स्ट्रेस हो, जैसे हमारे यहाँ ही एक मरीज़ आए थे, तो वो अपने ऑफिस में जहाँ काम करते थे वहाँ पे उनका किसी के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ और काफ़ी स्ट्रेस हुआ, और उनको फिर 4-6 घंटे बाद छाती में दर्द वगैरह शुरू हो गया और वो इमरजेंसी में आए तो उनको एडमिट किया। तो उसमें होता है हार्ट अटैक जैसा होता है, हार्ट का मसल कमज़ोर होता है, कम पंप कर रहा होता है, लेकिन हार्ट की नसें जो होती हैं खुली होती हैं, तो बिना हार्ट की नसें बंद हुए वहाँ पे हार्ट का फ़र्क पड़ रहा होता है। जिसमें इसका थ्योरी ये है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जैसे झगड़ा हुआ, इमोशनल स्ट्रेस हुआ, तो बॉडी में कैटेकोलमीन्स निकलते हैं स्ट्रेस की सिंपैथेटिक ग्लैंड से, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और उनका जो हाई लेवल होता है वो हार्ट को डैमेज करता है। और इसमें बहुत केसेस में जनरली अगर सपोर्ट किया जाए तो रिकवरी होती है और हार्ट का मसल फिर वापस ठीक हो सकता है। लेकिन तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। जाते जाते आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे 5 टिप्स टू मेक योर हार्ट हेल्दी एंड स्पेशली प्लीज टॉक अबाउट द गोल्डन आवर एज वेल। राइट, गोल्डन आवर को मैं पहले बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देखें कि हार्ट की जो नस है वो अगर बंद होती है तो हार्ट के मसल में ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। तो हार्ट के मसल में ब्लड रेगुलर चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन निकालनी है, उसके शुगर चाहिए उसको कंट्रैक्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे हार्ट के मसल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो है, देखा गया है कि अगर 1 घंटे तक अगर आप पहले घंटे में नस को खोल दिया जाए तो हार्ट का मसल रिकवर कर जाता है, परमानेंट डैमेज नहीं होता है। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम बढ़ते जाएगा उतने टाइम में हार्ट का मसल डैमेज बढ़ता जाएगा और हार्ट परमानेंटली वीक होता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी अगर
दर्द, छाती में दर्द हो, खासकर सेंटर ऑफ द चेस्ट में भारीपन लगे, बहुत ज़्यादा पसीना आए, हो सकता है उल्टी आए, और उसको लगे, उसको पता लग जाता है कि ये तो कुछ ठीक नहीं है, तो उसको एकदम हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्लोजेस्ट इमरजेंसी जाना चाहिए वहाँ पे, ताकि उसका इलाज कराया जाए। कि जितनी ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा रिकवरी के चांस कम होते जाएंगे। तो ये तो गोल्डन आवर का बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाकी जो टिप्स की बात है, मैं फिर वही कहूँगा, कॉमन टिप्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमेशा बताते हैं। स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर चेक कराएं, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करें, जैसे डॉक्टर को बताएं। यंग एज में 5 साल में एक बार काफ़ी होता है, लेकिन ओल्डर एज में हर 6 महीने कराना होता है। तो इस तरह जैसे आप डॉक्टर हैं वह रेगुलर चेक कराएं। फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो होती है वो बॉडी का वेट भी कम रखती है और आपके हार्ट के मसल्स को एक्सरसाइज होती है, उससे हार्ट की में एक्स्ट्रा नसें बनती हैं। तो अगर हार्ट के ब्लॉकेजेस भी हों तो फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नसें होती हैं, उनको कहते हैं कोलैटरल, दूसरी तरफ से कोलैटरल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका ब्लॉक हो फिर भी मरीज़ को ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती है। तो एक्सरसाइज जो होती है मेंटल स्ट्रेस भी कम करती है। तो एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं, नॉट जस्ट फॉर हार्ट डिजीज़ बट ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने साझा की और दिल से जुड़े सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स आज आपने क्लियर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और भाग लेने के लिए। तो ये तो थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव नारंग, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स, जो हमें बता रहे थे कि ऐसी टिप्स जो आपके दिल को मजबूत रख सकती है। तो अपने दिल को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ये हृदय का मामला है, और साथ ही साथ अपनों के दिल को भी स्वस्थ रखिए। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कोई नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।